हाँ जी। सबसे पहले ये बताओ कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये दो चीजें समझ में आई थी क्या कल अपन ने जो पढ़ा था? कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है? तो यार एक सिंपल सी थीम समझो। इन लोगों ने उस पर्टिकुलर चीज को कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ था, अपन उसको सिर्फ आसानी से इतना समझ रहे हैं कि कोई आर्ट जो होता है वो हम कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी दिखाते हैं तभी तो वो आर्ट बनता है ना। जैसे क्रिकेट तो एक जैसा गेम है, लेकिन उसको अलग तरीके से खेल करके ही तो एक व्यक्ति सक्सेसफुल या एक व्यक्ति फ्लॉप बनता है। जैसे एक्टिंग का एक तरीका है, लेकिन हर व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी वो फिर हेरा फेरी जो है, उसमें परेश रावल जो है वो पहले बाबू भैया बनने वाला था, अब पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। अब उसकी जगह जगह वो लोग पंकज त्रिपाठी को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। अब यार कितना ही तुम किसी को कॉपी करने की कोशिश करो, लेकिन हर एक्टर का अंदाज तो अलग अलग होता है ना। उसी सेम रोल में कोई एक एक्टर अलग तरीके से एक्टिंग करेगा, दूसरा अलग तरीके से एक्टिंग करेगा, क्योंकि ये एक आर्ट है। आर्ट की आर्ट एक्चुअल में सब्जेक्टिव होता है, कोई किसी अलग तरीके से परफॉर्म करता है, कोई अलग तरीके से करता है। तो वैसे ही हम मैनेजमेंट को बोल रहे थे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट करने का तरीका भले ही सेम हो सकता है, उसके नियम भले ही सेम हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग मैनेजर उसको अपने तरीके से अलग अलग परफॉर्म करता है। जैसे हमारे यहाँ एक मैनेजर आया, तो वो मैनेजर जो है वो बड़ा खड़ूस है, तो उसका काम करने का तरीका कैसा है कि अरे उससे सब डर के रहते हैं क्योंकि बहुत खड़ूस है। लेकिन दूसरा मैनेजर आया, वो बहुत ज्यादा लीनियंट है, वो अच्छे से बात करता है, और वो जो है वो ज्यादा खड़ूस भी नहीं है। तो यार दोनों ही अपने हिसाब में सही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना खड़ूस मैनेजर के डर से लोग काम कर लेते हों, वो भी अपनी जगह सही है। या फिर जो व्यक्ति जो भले ही प्यार से बात करता है लेकिन वो अच्छे से व्यवहार बना के लोगों से काम करवा लेता है। तो भाई मैनेजर अपने तरीके से अलग अलग तरीके से परफॉर्म करके अपने अपनी ड्यूटी को निभा लेते हैं। तो इसीलिए हमने बोला था कि मैनेजमेंट एक आर्ट होता है। और साइंस क्यों बोला था? साइंस इसीलिए बोला था क्योंकि हम हमारी मर्जी से कुछ भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट करने के अपने तौर तरीके होते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल, अपने कुछ सिद्धांत, कुछ नियम होते हैं। जैसे दो और दो चार, दो और दो चार ही होंगे। अगर जीएसटी में कुछ लिखा है तो वो एज इट इज मुझे आपको बताना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अपने मन से कोई जीएसटी का अलग लॉ नहीं बना सकता। सेम जैसे साइंस के जो नियम है वो नहीं बदलते। एक चीज को ऐसे में नीचे फेंकूंगा तो वो नीचे गिरेगी, ग्रेविटी। तो सेम प्रिंसिपल भी मैनेजमेंट के सेम ही होते हैं, इसीलिए वो क्या है, साइंस है। ये दो चीजें अपन ने समझी थी। फिर मैंने बोला था कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है। तो मैंने बोला था कि भाई मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट हर कोई बंदा नहीं करता। मैनेजमेंट के लिए भी हमको प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है। तो आप बोलोगे क्यों, एक छोटी सी दुकान का मैनेजमेंट तो कोई भी कर लेता है, भले वो बंदा कभी स्कूल भी नहीं गया। तो हम छोटी मोटी दुकानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं। कि जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, जैसे टाटा, अंबानी, अदानी, तो यहाँ पर क्या होता है ना, हर कोई आकर के मैनेजमेंट नहीं करता। यहाँ पर आईआईएम से बंदे आते हैं, अपन जैसे सीएज होते हैं, फिर कोई बड़ी डिग्री किया हुआ या फिर कहीं पे उसने 10-15 साल काम किया होता है, ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति यहाँ पे आते हैं। तो मैनेजमेंट एक क्वालिफिकेशन, एक क्वालिफाइड व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति करता है बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स में। तो यहाँ पर वो यही लिखा है कि भाई एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, तो यहाँ पर वो लोग उसको मैनेज करते हैं जो इंडिविजुअल ना, जो इंडिविजुअल कैसे होते हैं, जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाले होते हैं, और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स को मैनेज करते हैं। क्योंकि छोटी मोटी दुकानों को या छोटे मोटे फॉर एग्जांपल, एक मान लो एक छोटा सा गोडाउन है तो उसको तो कोई भी मैनेज कर लेगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज को कौन मैनेज करते हैं? क्वालिफाइड और एक्सटर्नल एक्सपीरियंस्ड बंदे। तो एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड वर्ड हमको यहाँ पर याद रखना था। फिर हमने बोला था कि अच्छा प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन प्रोफेशन बोल रहे हो। तो भाई प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोफेशन का मतलब होता है सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। प्रोफेशन का मतलब ये होता है भाई जो ना लिखा पढ़ी करके बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बनते हैं। प्रोफेशन का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही उठ करके आ गए। प्रोफेशन में सबसे पहले आपको वेल डिफाइंड नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो आप एक्टिंग का एग्जाम्पल लेते हो,
तो एक्टिंग में जरूरी नहीं कोई व्यक्ति डिग्री करके आए, लेकिन भाई उसको एक्टिंग का नॉलेज तो होना चाहिए ना। अब डायरेक्टर ने उसको एक रोल दिया और वो एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रोफेशनल एक्टर है ही नहीं। क्योंकि प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जो अपने काम में एक्सपर्ट हो। तो पहला वही है कि उसके पास ना वेल डिफाइंड नॉलेज होना चाहिए। और ये नॉलेज कहाँ से मिले, किसी पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से मिले, मतलब कि उसको वेल डिफाइंड नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज। दूसरा, वहां पर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के वो काम करने लग जाए। जैसे एक सीए का काम तो एक सीए ही करेगा ना। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे प्रैक्टिस डालनी है तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होगा। इंस्टीट्यूट में जा करके मैं सीए पास किया तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो सीओपी मेरे पास आएगी। उस सीओपी के बेस पे अब मैं प्रैक्टिस डाल सकता हूँ। अगर मुझे एज अ सीए कहीं पे सिग्नेचर करनी है तो मेरे को सीए होना तो पड़ेगा ना। मतलब ऐसे हर कोई आकर के थोड़ी सीए का काम करेगा, या हर कोई आकर के डॉक्टर का क्लिनिक थोड़ी खोलेगा। डॉक्टर का क्लिनिक खोलने के लिए मुझे डॉक्टर का डिग्री चाहिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। केस लड़ने के लिए मुझे वकील का सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। जैसे होता है ना कि अगर किसी पार्क में आपके पास टिकट नहीं है, या मूवी में आपके पास टिकट नहीं है, तो आपको ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे, आपको टिकट तो लेनी पड़ेगी ना। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि प्रोफेशन में एंट्री लाना इतना, अगर आपको प्रोफेशन में एंट्री चाहिए तो एक एग्जामिनेशन पास करनी पड़ेगी, एजुकेशनल डिग्री वगैरह लेनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी आप ऐसे ही आ जाओगे प्रोफेशन में। और उसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, सीए को सीए फाइनल एग्जाम्स पास करनी पड़ती, जब जाके उसको आईसीआई जो है वो क्या देता है, डिग्री देता है। उसके बाद उसकी प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब उसको मेंबर भी होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर मैंने अपना एग्जांपल लिया था कि मैं सीए बना, तो मैंने फिर मेंबरशिप अप्लाई करी, तो उन लोगों ने मेरे को एक मेंबरशिप नंबर दिया है 6 डिजिट का। अब वो मेंबरशिप नंबर मेरी पहचान है, तो मुझे वहां की मेंबरशिप लेनी थी ना। अगर मैं मेंबरशिप नहीं लेता, जैसे डॉक्टर एसोसिएशन का आपको डॉक्टर्स को मेंबरशिप लेनी पड़ती, तो जब तक आप मेंबर ही नहीं बने आप एज अ प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते। और दूसरा, आपको एथिकल कंडक्ट करना पड़ेगा। एथिकल कंडक्ट में मैंने क्या बताया था कि एक सीए अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर दे, मारपीट करे, घरेलू हिंसा करे, तो उसको, अगर वो प्रोफेशन की बदनामी मानी जाएगी, मतलब आपको एथिकली बिहेव करना पड़ेगा। एक सीए कहीं पे रिश्वत लेता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा। अगर एक सीए अपनी एडवर्टीजमेंट करता हुआ पकड़ा गया, फालतू की गलत तरीके की एडवर्टीजमेंट, तो वहां पकड़ा जाएगा। मतलब सीएज में क्या लगता है, एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट मतलब कि अच्छे से काम करो, एथिकल मतलब कि ईमानदारी से, ईमानदारी से काम करो, अदरवाइज आपके ऊपर क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, आपकी डिग्री छीन ली जाएगी। और दूसरा, आपका सर्विस मोटिव होना चाहिए देश को सर्व करने का। जैसे एक सीए है तो उसको सर्विस मोटिव मतलब क्या, कि मैं काम करूं और मुझसे जो भी काम करवा रहा है मैं क्वालिटी काम करके दूं ताकि मेरे देश का भला हो सके। एक वकील क्या बोलेगा कि मैं अच्छे से ईमानदारी से केस लड़ूं। डॉक्टर क्या बोलेगा कि मैं अपने देश के लोगों की अच्छे से जान बचाऊं। अगर आधी रात को भी कोई पेशेंट मर रहा होगा तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वहां जाऊं। तो आपको सर्विस मोटिव के साथ काम करना है। तो पहले उसने प्रोफेशन को पूरा एक्सप्लेन किया कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशन का मतलब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आपने 11th की बिजनेस स्टडी अटेंड करी हो तो मैंने शुरू में बताया था ना कि प्रोफेशनल व्यक्ति क्या होता है, जिसके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसके पास डिग्री होती है। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया, आया समझ में। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अब मैनेजमेंट में प्रोफेशन कैसे घुसा दिया आपने, वो पढ़ रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट ग्रोथ बढ़ रही है, मतलब वो ऐसे ज्ञान दे रहा है कुल मिला के, क्योंकि मार्केट ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो मैनेजमेंट को ना एक सीरियस जॉब मान लिया गया है। जैसे पहले के जमाने में मैनेजमेंट को ऐसा मानते थे कोई भी कर लेगा भाई, एक दूसरी दूसरी पास व्यक्ति को भी मैनेजमेंट संभालने दे देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे क्या सब कुछ बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या है, लोगों की एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, लोगों का नॉलेज वगैरह बढ़ रहा है, इतनी सारी एआई आ चुका है, कंप्लायंस इतने सारे बढ़ रहे हैं, आजकल लॉ कितना ज्यादा हैवी हो गया है। अगर गलती से आपने लॉ का कंप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर भारी पेनल्टी लग जाती है। प्लस कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी ना चीजें चेंज हो गई है। तो मैनेजमेंट को ना आपको एज अ डिसिप्लिन लेना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब है एक सिस्टमेटिक, इस सिस्टमेटिक फंक्शन की तरह आपको इसको देखना पड़ेगा। आप मैनेजमेंट को हल्के में नहीं ले सकते।
वो ये क्या वो बोल रहा है कि आप मैनेजमेंट को ना ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, आपको उसको ऐसे डिसिप्लिन, एक सिस्टमेटिक फंक्शन की तरह लेना पड़ेगा। इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस। इसका मतलब पता क्या है कि ना मैनेजमेंट की प्रॉपर स्टडी होती है, मैनेजमेंट की प्रॉपर स्टडी होती है। स्टडी कौन करवाता है? कॉलेजेस वगैरह करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपको आईआईएम का एग्जांपल दिया था, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अलावा बहुत सारे आपके प्राइवेट प्रोग्राम्स भी होते हैं, प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं, प्राइवेट प्रोग्राम्स। इसके अलावा इंटर्नशिप्स वगैरह भी होती है, इंटर्नशिप्स वगैरह। मतलब कुल मिला के आपको ना मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आप ऐसे ही, जैसे आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनते टाइम आप ऐसे ही डॉक्टर थोड़ी बन जाओगे। आपको प्रॉपरली एक जगह इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल में चीजें सीखनी पड़ेगी, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो भाई मैनेजमेंट में भी ना आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको प्रिंसिपल्स वगैरह सीखने पड़ेंगे, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि अलग अलग बिजनेस सिचुएशंस को कैसे मैनेज करूं। एग्जाम्पल, आईआईएम में ना पूरा सिखाया जाता है। जैसे मान लो कि आपका जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है, तो वो प्रैक्टिकल बताते हैं कि आपका बिजनेस अगर बर्बाद हो रहा है तो इसको आप कैसे ऊपर उठा सकते हो, आप कैसे एडवर्टीजमेंट को अलग तरीके से कर सकते हो ताकि आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। आपकी फैक्ट्री में अगर बहुत ज़्यादा मान लो वेस्टेज वगैरह हो रहा है तो उस वेस्टेज वगैरह को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये सारी बातें ना आपको सिखाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन से कैसे डील करना है। तो इसीलिए क्या है, ये सिस्टमेटिक नॉलेज है। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, थ्रू अ नंबर ऑफ बुक्स। आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, जर्नल्स पढ़नी पड़ेगी, कॉलेज जाना पड़ेगा, जब जाके आप सीखोगे। सम ऑफ दीज हैव बीन सेट अप विद स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन। मतलब के एमबीए, और एमबीए कौन करवाता है? आईआईएम करवाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यही मैंने बताया था ना आपको कि आईआईएम एक इंस्टीट्यूट है जो मैनेजमेंट सिखा रहा है। मतलब आपको इतनी भारी भरकम लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैनेजमेंट ना खाने का काम नहीं है। मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और वो नॉलेज कौन देता है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट, या आप कहीं पे इंटर्नशिप कर लो, और भी ऐसे प्राइवेट लोग मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो यहाँ से आपको नॉलेज लेना चाहिए। एंट्री टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट यूजुअली एन एग्जामिनेशन। एक बात बताओ, आईआईएम में एडमिशन के लिए कौन सी एग्जाम लगती है? कैट लगती है। कैट मतलब बिल्ली नहीं, कैट का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। एक कॉमन एडमिशन टेस्ट नाम की एग्जाम होती है। इस कैट को जब आप पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको आईआईएम में मौका मिल जाता है। और ये बहुत बढ़िया कोर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सीए जितना ही डिफिकल्ट है। इसकी एग्जाम को पास करना सीए जितना ही डिफिकल्ट है। लेकिन एक बार आपने कैट पास कर ली तो फिर 2 साल का आईआईएम, और 2 साल के आईआईएम के बाद जिंदगी सेट। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको इतना अच्छा सिखाया जाता है ना मैनेजमेंट। सैलरी बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसमें ऐसा है कि जनरली ना आईआईएम से निकलने के बाद ना लोग जॉब करते नहीं है, क्योंकि उनके पास बिजनेस का इतना बढ़िया बढ़िया नॉलेज आ जाता है ना। तो ये सोचते हैं कि भाई हम जब करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो हम किसी यहाँ लाखों की जॉब क्यों करें। जब हम ऑलरेडी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो फिर हम लाखों की जॉब क्यों करें। तो यहाँ के जो भी पास आउट लोग होते हैं वो, एक मिनट रुको, यहाँ के जो पास आउट लोग होते हैं ना, वो लोग फिर अपना स्टार्टअप वगैरह ज्यादातर करते हैं। जैसे आपने ना जो भी महान स्टार्टअप सुने होंगे ना, या तो वो एक सीए कर रहा होगा, या तो आईआईएम वाला आईआईटी वाला बंदा कर रहा होगा। ज्यादातर आईआईएम या सीए वगैरह वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो स्टार्टअप में जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीए में भी प्रॉपरली बिजनेस सिखाया जाता है, बिजनेस की एक एक बात बताई जाती है। देखो आपको ना बिजनेस का पंडित बनाया जा रहा है। कैसे बिजनेस का पंडित बनाया जा रहा है? क्योंकि आपको टैक्स भी सिखाएंगे, आपको इनकम टैक्स जीएसटी भी सिखाएंगे, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, आपको ऑडिट भी सिखाएंगे, आपको लॉ भी सिखाएंगे, आपको सब कुछ सिखा देंगे। मतलब जो जो एक बिजनेस में लगता है ना, वो सारा ज्ञान आपको सीए में मिल जाएगा। तो जब सारा ज्ञान मिल ही जाएगा तो सीए करके भी बहुत लोग स्टार्टअप करते हैं। आईआईएम में आपको बिजनेस का पूरा ज्ञान दिया जाता है, तो वो लोग भी ज्यादातर अपना बिजनेस वगैरह करते हैं। तो आईआईएम क्या सिखाता है? मैनेजमेंट सिखाता है, एमबीए डिग्रीज प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल नॉलेज सिखाता है। फिर वो क्या बोल रहा है? देयर इज नो कंपल्शन
अब वो क्या बोल रहा है, ठीक है हमने ऊपर पढ़ाई की बात तो कर ली, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन वगैरह नहीं है कि इन एसोसिएशन का मेंबर बनना ही आपको जरूरी है। ऐसा कुछ स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि एक मैनेजर एक 12वीं फेल इंसान भी बन सकता है, उसकी दिक्कत नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको मैनेजर बनने के लिए ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्री लेनी ही पड़ेगी, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये सिस्टमेटिक नॉलेज है, तो ये नॉलेज लोगे तो आपको आगे फायदा मिलेगा। जैसे क्रिकेटर, तो अब यार गली क्रिकेट खेल के भी आप अगर अच्छा खेलते हो तो आपको डायरेक्टली चांस मिल सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। लाखों करोड़ों में एक केस हो जाएगा जो बिना क्लब जाए क्रिकेटर बन जाएगा। उसको पहले क्लब जाना पड़ेगा, उसको पहले प्रॉपर अंडर 19 रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, जब तो जाएगा। तो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है बस। फिर वो बोल रहा है कि द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट पता क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने के लिए मना करे। ये मतलब क्या करे, मदद करे। मतलब आप कितना ही ज्यादा चिल्ला लो कि सिस्टमेटिक नॉलेज है फलाना है, लेकिन एट द एंड क्या जरूरी है भाई, हमारे गोल अचीव हो जाए। दिस में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब मेरा गोल क्या हो सकता है, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है या सर्विस हो सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है डज नॉट होल्ड ट्रू इन फास्ट चेंजिंग। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं मैनेजमेंट के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हो सकते हैं। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब प्रॉफिट कमाना, एक तो है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और दूसरा हमारा मोटिव क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि हमको क्वालिटी सर्विसेज देनी है। क्वालिटी सर्विसेज देनी है। क्वालिटी सर्विसेज के अलावा क्या है भाई, कि हमको हमारे कस्टमर्स को कस्टमर्स को क्या देनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग वैल्यू वैल्यू टू कस्टमर्स। तो मतलब कि हमारे दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कि हमको प्रॉफिट भी कमाना है और हमको हमारे कस्टमर्स को वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी है। तो ये दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करके। और प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होगा, अच्छी खासी नॉलेज ले लो, डिग्रियां करके आ जाओ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप डिग्री नहीं करोगे तो आपको मैनेजर नहीं बनाएंगे। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, मैनेजर तो आप तब भी बन सकते हो। आया क्या समझ में। आर्ट में क्या बोल रहा था मैं, नॉलेज लो, अप्लाई करो, क्रिएटिविटी दिखाओ। आर्ट तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हर मैनेजर अपने हिसाब से काम करता है, उसको मैनेजमेंट एज आर्ट बोल रहे थे। मैनेजमेंट एज साइंस में क्या बोला, कि ऐसे डिफरेंट प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे, पढ़ाई करवाई जाएगी, ऐसे वेल डिफाइंड आपको नॉलेज दिया जाएगा, इसीलिए वो साइंस है। और मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन क्यों, क्योंकि ये प्रोफेशनल बंदे करते हैं जिन्होंने अच्छी खासी डिग्रियां वगैरह ले रखी है, जैसे आईआईएम से, जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह से। तो आपको डिग्री लेनी पड़ेगी ना, तो वो डिग्री लेने को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोफेशन है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन बोल रहे हैं। और फिर हमने लास्ट में क्या बोला, कि जरूरी नहीं है, क्या ऐसा कंपल्शन नहीं है, जैसे एक सीए को तो कंपल्शन है कि उसको डिग्री चाहिए, अगर डिग्री नहीं आएगी तो वो सीए का काम नहीं कर पाएगा। एक डॉक्टर को तो कंपल्शन है कि अगर उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है तो वो इलाज नहीं कर सकता, लेकिन एक मैनेजर को ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि तुझे एमबीए करना ही पड़ेगा, वो ऑप्शनल है, लेकिन रिकमेंडेड है। तू नॉलेज लेकर के आएगा तो तू अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और फिर हम बोलेंगे कि यार तुम कितना ही बोल लो, एट द एंड एट द एंड हमारा मोटिव क्या है, गोल अचीव हो जाए। तो गोल अचीव कर लो, तुम तो किसी को भी बिठाओ, 12वीं फेल को बिठाओ या आईआईएम से पास आउट को बिठाओ, किसी को भी बिठा दो, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारे गोल अचीव हो जाने चाहिए। और गोल का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग भी हमारा गोल है, और प्रॉफिट के अलावा कौन सा गोल है, कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करना, अच्छी क्वालिटी प्रदान करना, और हमारे बिजनेस में ग्रोथ लेकर के आना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। यहां तक पल्ले पड़ा क्या दोस्तों। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता ही नहीं कि आपको याद हो रहा होगा, याद करवा भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या, बस याद वाद करवाने का मेरे ऊपर टेंशन है, सब छोड़ दो, याद करवा दूंगा मैं। अब क्या होता है ना, कि जो मैंने आपको एक हिरारकी समझाई थी ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसी को वापस ये बता रहा है। तो ये तो अपने को ऑलरेडी आता है, टॉप लेवल में क्या होता है, मिडिल लेवल में क्या होता है। अब टू बी ऑनेस्ट चैप्टर में इतना कुछ बचा नहीं, क्योंकि देखो टॉप मिडल, ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल सिखाएंगे। उसके बाद मैनेजमेंट क्या करता है, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, और बस कोऑर्डिनेशन के बाद कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस, और बस ये मतलब मैक्सिमम चीजें ऐसी बची है जो आपको ऑलरेडी आती हैं।
तो बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, इनको डिटेल में देखेंगे, जो कि टू बी ऑनेस्ट बहुत सिंपल है भाई। बोले आप जब पढ़ोगे ना, आपको शुरू में लग रहा होगा कि एक चैप्टर में इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो इसीलिए एक बेसिक डेवलप हो जाए। बेसिक के बाद तो आप खुद ही जवाब देने लग जाओगे, इसलिए चिंता मत करो। अब अपन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आ रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी आता है और ये बहुत ज्यादा इजी भी है। आप बताओ, 3 लेवल होते थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप मैनेजमेंट में क्या करते थे अपन? डिसीजन मेकिंग करते थे, प्लानिंग करते थे, स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते थे, ये सब काम था टॉप मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल में मैंने क्या बोला था? अरे ऊपर ने मालिक ने काम तो दे दिया है, अब ये डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में बच जाएगा, अब ये डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट वालों से काम करवाएंगे, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे, रिसोर्सेज लाने का काम करेंगे, ये सब काम ये लोग कर लेंगे। और एंड में काम करेगा कौन? फैक्ट्री में लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगा, आपके सुपरवाइजर वगैरह ये लोग करेंगे। ये अपन ने 3 लेवल समझे थे, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है, हाँ भाई पता है। यूज्ड फॉर सर्टेन फंक्शन परफॉर्म बाय इंडिविजुअल्स, हाँ भाई, क्योंकि हमने क्या बोला कि यहाँ पर हमको कुछ सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं मैनेजमेंट में। प्लान करूंगा, फिर काम करूंगा, फिर काम कैसे हुआ उसको इवेल्युएट करूंगा, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये करेगा कौन? इंसान ही तो करेंगे, हाँ भाई इंडिविजुअल करेंगे। तो यहाँ पर ना एक हिरारकी होनी चाहिए, जो वर्ड है ना हिरारकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरारकी का मतलब होता है कि यार जैसे अगर अपन बैठे हुए हैं, जैसे दादाजी ने बोला कि पानी लेके आओ, तो सबसे छोटा व्यक्ति जाएगा ना पानी लेने के लिए। ऐसा थोड़ी कि आप बैठे हो, अच्छा लगेगा पापा उठ के पानी लेने जाएंगे, वो ले तो आएंगे लेकिन दो तमाचे भी आपके मारेंगे फिर। अल्टीमेटली आप छोटे हो, तो एक हिरारकी होती है ना घर में, कि आप पापा की बात काट नहीं सकते और पापा जो है वो दादाजी की बात नहीं काट सकते। ऐसा थोड़ी आप डायरेक्टली जवाब देने लग जाओगे। इसको बोलते हैं हिरारकी। जैसे सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है अपने, मान लो इस पर्टिकुलर एकेडमी का एग्जांपल था नाहटा सर, फिर नाहटा सर के बाद सारी फैकल्टीज, सारी फैकल्टीज के बाद अपने मैनेजमेंट वाले, मैनेजमेंट वाले के बाद अपने लोअर लेवल एम्प्लॉइज। तो एक हिरारकी बनी हुई है ना, ये इनकी बात नहीं टालेंगे, ये इनकी बात नहीं टालेंगे, इनकी बात नहीं टालेंगे, ऐसे होता है ना कि आपके सर को आप मना थोड़ी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आप भी किसी के सर हो, तो आप नीचे वाले को ऑर्डर दोगे और आप ऊपर वाले से ऑर्डर लोगे। इसको बोलते हैं हिरारकी, कि पापा आपको ऑर्डर देंगे लेकिन पापा को भी कौन ऑर्डर दे सकता है? दादाजी ऑर्डर दे सकते हैं। इसको बोलते हैं हिरारकी। हिरारकी का सिंपल मतलब क्या होता है कि लेवल्स होते हैं, कि हमारे ऊपर भी कोई बैठा, ऐसा होता है ना, ये हर बाप का एक बाप होता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हर बाप का एक बाप होता है का मतलब क्या है? कि हमसे ऊपर भी कोई है, हमसे ऊपर भी, हमारे ऊपर भी कोई है। तो इसको आप क्या बोलते हो? हिरारकी। जैसे होता है ना, सर ये मेरे मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे ऊपर वाले साहब बताएंगे, ऐसे होता है ना। फिर वो ऊपर वाले साहब का भी कोई ऊपर वाला साहब होता है, इसको बोलते हैं हिरारकी। तो एवरी इंडिविजुअल जो है, जो हिरारकी में है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है कि पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करें सक्सेसफुली। मतलब कि आपको जो काम दिया गया है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको जो काम दिया गया आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे। तो इसको अपन बोलते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तो पहले से मालूम था कि भाई हिरारकी है और हर व्यक्ति अपना काम सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा। ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है ना, जो आपको टास्क असाइन किया गया है, असाइन का मतलब आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे होता है ना कि लेक्चर अपलोड करने की जिम्मेदारी किसी और डिपार्टमेंट को दे रखी है, कोर्स कंप्लीट कराने की फैकल्टी को दे रखी है, नोट्स बंटवाने की किसी और को दे रखी है, नोट्स प्रिंट करवाने किसी और को दे रखी है, शेड्यूल बनाने किसी और को दे रखी है। तो जो टास्क आपको असाइंड है वो आपकी अथॉरिटी में है, तो आपके पास राइट है ना कि आप उसका डिसीजन ले सको। जैसे मेरी क्लास का डिसीजन मैं ले सकता हूँ कि मुझे कब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है ना। तो यहाँ पर आप अपनी अथॉरिटी में क्या ले सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। देखो बेटा, एक होता है सुपीरियर, एक मिनट, सुपीरियर का मतलब पता क्या होता है? सुपीरियर मतलब के एक होता है सुपीरियर और एक क्या है? सब ऑर्डिनेट। तो मतलब सबऑर्डिनेट के सर कौन है? सुपीरियर। तो मैं सबऑर्डिनेट हूं। सबऑर्डिनेट मतलब के ये क्या है? ये हायर पोस्ट पे है। ये क्या है? हायर पोस्ट पे है। और ये क्या है? लोअर पोस्ट पे है। तो बस सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जो लोअर पोस्ट पे होता है।
और सुपीरियर का मतलब क्या होता है, जो हायर पोस्ट पे होता है। तो मैं इससे सुपीरियर हूँ, सुपीरियर का मतलब मैं हायर पोस्ट पे हूँ और ये लोअर पोस्ट पे। और सबॉर्डिनेट क्या बोलेगा कि मैं लोअर पोस्ट पे हूँ, मेरे ऊपर भी कोई हायर पोस्ट पे है। तो ये सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का बोला हुआ है कि भाई सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप होती है। अगर सबॉर्डिनेट को सुपीरियर कोई काम देगा ना तो उसको ऑर्डर मान के कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये दो पैराग्राफ जो लिखे हैं ना, इसका बेसिक मतलब इतना ही है कि हमको हमारा काम कंप्लीट करना है। हमारे ऊपर भी कोई सर बैठे हुए हैं तो सर बोलेंगे तो हमको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सब ऑर्डिनेट है। और हो सकता है हम भी किसी को ऑर्डर दे क्योंकि हमारे नीचे भी कोई सब ऑर्डिनेट है। मतलब मेरे से ऊपर वाला सुपीरियर और मेरे से नीचे वाला मेरा सब ऑर्डिनेट। आया समझ में? बस ये बोल रहा है। उसके बाद 3 लेवल समझाए गए हैं। पहला टॉप मैनेजमेंट। तो भाई यहाँ पर एक्चुअल में सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, इस वर्ड को याद रखना है। सबसे सीनियर, सबसे सीनियर कौन होता है टॉप मैनेजमेंट में? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो काम कर रहा होता है, जो हमारे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है। तो जब से सीनियर, सबसे सीनियर व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? टॉप मैनेजमेंट का व्यक्ति। तो इसको किसी भी नाम से बोलोगे। यूजुअली जो है ये चेयरमैन होता है, सीईओ होता है, सीएफओ होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसको सीओओ बोलते हैं। तो मैंने आपको सीएफओ, सीईओ ये सब मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं देखो टॉप मैनेजमेंट में। अगर अपन एकदम डिटेल में लिखे तो देखो, एक आपका चेयरमैन आ सकता है। चेयरमैन का मतलब अल्टीमेट मालिक। इसके अलावा सीईओ आ सकता है। सीईओ का मतलब क्या बताया था मैंने? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे मैंने गूगल के सीईओ के बारे में बताया था, कौन है? सुंदर पिचई। तो सुंदर पिचई क्या है? सीईओ है। मतलब गूगल में जो भी मेन चीजें होती हैं वो सुंदर पिचई से पूछे बिना नहीं की जा सकती। वो चीफ एग्जीक्यूटिव सबसे ऊपर का बंदा है। सीईओ के अलावा एक चीफ सीओओ भी एक चीज होती है। सीईओ का मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब ये ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है समझाता हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर होते हैं। चीफ ऑपरेटिंग के अलावा मैंने एक सीएफओ बताया था, जिसको मैंने क्या बताया था? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और भी बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स भी इसी में आ जाते हैं। देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम क्या होता है? किस प्रोडक्ट में जाएं, किस प्रोडक्ट को बंद कर दें, कौन सी फैक्ट्री खोलें, मतलब जो ये सब एकदम स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो सीईओ लेता है। सीओओ क्या लेता है? चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। एक्चुअल में रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, कहाँ से रिसोर्सेस की डीलिंग करवानी है ना, फैक्ट्री में फैक्ट्री से रिलेटेड डिसीजन लेना है, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कोई डिसीजन लेना है तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ले लेगा। और सीएफओ क्या लेगा? सीएफओ मतलब कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लोन लेंगे। जैसे मैंने आज की क्लास में शेयर वेयर की कुछ बात बताई थी। शेयर कैसे, अब तो हमने क्या बोलता, शेयर से पैसा लाऊं या कोई डिबेंचर इशू करूं या लोन लूं, तो ये कौन सा डिसीजन लेगा? सीएफओ लेगा। तो ये टॉप लेवल मैनेजर होता है। तो यहाँ पर वो यही बता रहा है कि जैसे सीईओ होता है, सीओओ होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी एक होता है, ये भी बड़े बड़े डिसीजन लेता है। तो ये टॉप में, ये मेजरली टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट की जो टीम होती है ना, उसमें डिफरेंट फंक्शनल लेवल हेडिंग, हेडिंग फाइनेंस या फिर मार्केटिंग, मतलब जो हेड होते हैं ना वो सारे हेड यहाँ पे आ जाते हैं। द जॉब ऑफ टॉप मैनेजर कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत मुश्किल होती है, स्ट्रेसफुल होती है, बहुत इनको टेंशन होता है, लॉन्ग आवर्स लगते हैं। मतलब ऐसा क्यों बोला गया? आप बोलोगे इसको डिसीजन लेना काहे के लॉन्ग आवर्स, आप बोल रहे हो कॉम्प्लेक्स। मेरे भाई डिसीजन लेना ऐसा थोड़ी ले लिया डिसीजन। एक बात बताओ, आपके एक डिसीजन पे करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी अगर जैसे मोबाइल कंपनीज की बात करते तो आपको पता है ना कि हर 2 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है मोबाइल में। अब अगर टॉप मैनेजमेंट ने एक गलत मोबाइल बनाने का डिसीजन ले लिया तो करोड़ों रुपए लगेंगे। और कल को मोबाइल नहीं बिके, हमारा स्टॉक वैसा का वैसा ही रह गया, तो हमको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि हम कहीं से लोन लेंगे, बाद में पता चला कि अरे यार वो लोन तो महंगा पड़ गया, तो उस एक गलत डिसीजन के चलते हमको करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जॉब है ना, ये दिखने में जितनी आसान है ना उतनी आसान होती नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है,
बहुत दिक्कतों वाला काम है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेसफुल है और बहुत लंबे लंबे घंटे हमको बैठना पड़ता है, कंपनी के बारे में सोचना पड़ता है, इतनी रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग आवर्स हमको सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जॉब है। तो टॉप मैनेजमेंट में अपन ये 3 मैजिकल वर्ड्स लिख करके आएंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है और लॉन्ग आवर्स इसमें डिमांड किए जाते हैं। और टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऐसे चीफ चीफ बड़े 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 ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं। इसके बाद आता है मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल क्या होता है भाई, मिडिल लेवल ना एक बिचौलिया व्यक्ति होता है। बिचौलिया मतलब मुझे घर चाहिए, आपको घर बेचना है, तो बीच में ब्रोकर आता है ना, अरे मैं दिला देता हूँ, अरे मैं आपको खरीदवा देता हूँ, तो ये क्या है, बीच में मिडिल लेवल आता है। तो टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेगा, तो बीच में मिडिल लेवल ही तो इसको एग्जीक्यूट करवाएगा ना। तो मिडिल लेवल क्या है, बिचौलिया है, ये लिंक है, ये लिंक है। लिंक मतलब कि कनेक्शन है, चेन है। जैसे ये टॉप मैनेजमेंट है, तो टॉप मैनेजमेंट है और नीचे है लोअर मैनेजमेंट। तो यार एक बात बताओ, टॉप मैनेजमेंट हर चीज में लोअर ऐसा थोड़ी करेगा कि यार अंबानी है जो बार बार अपनी इतनी बड़ी फ्लोर की बिल्डिंग छोड़ करके नीचे मजदूरों को काम समझाने आएगा, ऐसा होगा क्या, अंबानी के पास इतना टाइम थोड़ी है। तो ये टॉप मैनेजमेंट और इसके बीच में कोई होना चाहिए ना, तो इसके बीच में लिंक लिंक कौन प्रोवाइड करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, ये टॉप मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन लेगा और फिर इनको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि टॉप मैनेजमेंट मालिक ने ये बोला है चुपचाप काम कर देना, तो मालिक ने लोअर लेवल मैनेजमेंट कुछ बोला है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट उससे वो काम करवा लेता है। तो ये लिंक है टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल के बीच में। दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट, मैंने क्या बोला था, टॉप मैनेजर से नीचे वाला सबॉर्डिनेट मिडिल लेवल, क्योंकि हमसे सुपीरियर, तो हमसे ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर, और हमसे नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेट। तो भाई टॉप मैनेजमेंट का मैं तो सबॉर्डिनेट हूं ना, और लोअर लेवल मेरा सबॉर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट क्या है, सुपीरियर है। दे आर यूजुअली नोन एज डिविजनल हेड्स, एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर, मिडिल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग प्लान्स। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने क्या बोला था, अलग अलग टाइप के मैनेजर होते हैं, फाइनेंस मैनेजर भी होता है, प्रोडक्शन मैनेजर भी होता है, मार्केटिंग मैनेजर भी होता है, इतने सारे मैनेजर होते हैं ना। और उन मैनेजर का काम क्या होता है, लोअर लेवल से काम करवाना। तो वो यही बोल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन देखता है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, फैक्ट्री वाले मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल वगैरह करता है। ये स्ट्रेटेजी वगैरह बनाता है कि हमारे डिपार्टमेंट को हम और कैसा अच्छा कर सकते हैं। कुल मिला के फर्स्ट लाइन मैनेजर जो जो काम इनको बोलते हैं ना, ये उन काम को एग्जीक्यूट करवाता है लोअर लेवल से। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, रतन टाटा ने रतन टाटा ने जो है ये बोला, अपने मैनेजर से ये बोला कि भाई ऐसा है कि हमको ना फॉर एग्जांपल एसी की कंपनी खोलनी है। एग्जांपल के तौर पे हम एसी मैन्युफैक्चर करेंगे, हम एसी मैन्युफैक्चर करेंगे। ये किसने बोला, रतन टाटा ने, टाटा लिमिटेड ने बोला कि अब तो हम एसी मैन्युफैक्चर करेंगे। रतन टाटा ने डिसीजन लेकर के छोड़ दिया। अब एक बात बताओ कि यहां पर ये डिसीजन लेके तो छोड़ दिया, लेकिन अब सिरदर्द किस पे शिफ्ट हो गया, मिडिल लेवल पे। अब मिडिल लेवल कितनी सारी चीजें देखेगा, सोचो ना, एसी बनाना है मतलब मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एसी बनाएंगे कैसे, फिर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या सोचेगा, अरे इन्होंने बोल तो दिया, पैसा कहाँ से आएगा। उसके बाद मार्केटिंग, अरे ठीक है लेकिन इसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, तो मार्केटिंग वाले एसी की एडवर्टीजमेंट करने भिड़ जाएगा। फिर इधर फिर इधर बाकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक ही होता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, अरे भाई अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करवाएं, पैकिंग करवाना है, उसकी जुगाड़ करवानी है। मतलब टॉप मैनेजमेंट ने तो डिसीजन लेके छोड़ दिया कि हमको एसी मैन्युफैक्चर कराना है, लेकिन अब ये सारे डिपार्टमेंट क्या करेंगे, ये इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे दोस्तों, ये इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। ये क्या करेंगे, ये ये रिसोर्सेस को अरेंज करेंगे, रिसोर्स का अरेंजमेंट करेंगे ये लोग। ये क्या करेंगे,
ये गेटिंग वर्क डन फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट, क्योंकि फैक्ट्री में मजदूर जो काम करा रहे हैं तो लोअर मैनेजमेंट से ये का क्या काम करवाएंगे। मतलब कुल मिला के जो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है ना, उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, ये मिडिल लेवल मैनेजर करवाते हैं कि मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको मॉनिटर करना, उनको कंट्रोल करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, मिडिल लेवल मैनेजर देखते हैं। तो यहाँ पर जो वो भारी भारी शब्दों का यूज कर रहा है ना, उसका यही मतलब है। देखो एक्चुअली ये पॉलिसी को इंटरप्रेट करने का काम करेगा। इंटरप्रेट मतलब के कि मालिक कहना क्या चाह रहा है। मालिक ने क्या बोला, मालिक ने बोला कि एसी मैन्युफैक्चर करना है, तो ये इंटरप्रेट करेगा, अच्छा मालिक बोल रहा है एसी बनवाओ। इंटरप्रेट मतलब समझना, समझना। इंटरप्रेट मतलब समझना होता है, या फिर मतलब, ये लिख लो आप, इंटरप्रेट का मतलब समझना या फिर मतलब निकालना। मतलब निकालना, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, समझना या फिर उस पर्टिकुलर चीज का मतलब निकालना, कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे अगर सामने वाली मुस्कुरा के चली गई, तो आप उसको क्या इंटरप्रेट करोगे, कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना, क्या कुछ भी नहीं। तो मतलब अगर सामने वाली जो है मुस्कुराकर चली गई, तो आप कुछ तो इंटरप्रेट करोगे ना, कि अच्छा राखी आ रही, तो कहीं राखी तो बांधना नहीं चाह रही है, कहीं दोस्ती तो नहीं करना चाह रही है। मतलब कुछ ना कुछ आप इंटरप्रिटेशन तो करोगे ना। मतलब के सर ने बोला, सर ने, फॉर एग्जांपल सर आए क्लास में और एकदम गुस्से में है और कुछ बोल ही नहीं रहे, तो आप क्या सोचोगे, अरे यार सर कहीं ना कहीं गुस्से में है, चुपचाप बैठ जाओ। मतलब हमने उनका चेहरा देख करके ये मतलब समझ लिया, ये इंटरप्रेट कर लिया, या फिर अंदाजा लगा लिया कि सर गुस्से में है, चुपचाप बैठो, उसमें ही अपनी भलाई है। मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, लोअर टॉप मैनेजमेंट ने बोल तो दिया, अब मेरे को उनकी बात का मतलब भी तो समझना पड़ेगा, ये मुझसे चाहते क्या है। दूसरा, अब यार उन्होंने बोल तो दिया कि एसी बनवाना है, तो भाई एसी बनवाने के लिए मजदूर वगैरह तो लाएंगे ना, नेसेसरी पर्सोनल। मतलब कौन कौन, किस किस को हायर करूंगा, फॉर एग्जांपल एसी बनवाने के लिए, उसका डिजाइन बनवाने के लिए मुझे इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे, इंजीनियर्स। इंजीनियर्स के अलावा कुछ आईटी प्रोफेशनल्स भी हायर करने पड़ेंगे, आईटी प्रोफेशनल्स। कुछ कुछ लेबर वगैरह, मजदूर वगैरह भी हायर करने पड़ेंगे। तो इतने सारे लोग, लेबर वगैरह, इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स, बहुत सारे फैक्ट्री में जो काम करने वाले हैं वो सब भी तो लगेंगे ना। मतलब इन लोगों ने तो बोल दिया कि ऐसी बनाओ, लेकिन मुझे कितने सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, इतने सारे मजदूर, फैक्ट्री में कौन कौन काम करेगा, ये सब मुझको क्या करना पड़ेगा, इन लोगों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। फिर मुझे असाइन, असाइन का एक नाम लिखूंगा, आपको कुछ सुना सुना सा लगेगा, डेलीगेशन। कितने लोगों को डेलीगेशन याद आ रहा है। डेलीगेशन क्या होता था, डेलीगेशन मतलब अपना काम किसी और पे थोपना, डेलीगेशन होता था ना। डेलीगेशन क्या होता था, डेलीगेट करना। डेलीगेट करने का मतलब क्या था, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कल नोट्स लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैंने बोला नहीं, मैं कल नोट्स तुम नहीं लाओगे, कल कल नोट्स मैं नहीं लाऊंगा, कल नोट्स तुम लाओगे। मतलब मैंने अपनी जिम्मेदारी को आपके माथे मढ़ दिया, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डेलीगेशन। तो भाई लोगों से काम कराना पड़ेगा ना, तो आप क्या करोगे, अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन कर दोगे। दूसरा, आप सामने वाले को मोटिवेट भी तो करोगे, अपने एम्प्लॉयज को रोज फैक्ट्री में जाकर के बोलोगे अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो। अपने को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, ताकि हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, और साथ ही साथ अदर डिपार्टमेंट से भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, समझना। मतलब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला हूं, मैं क्या हूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला। तो एक बात बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा ना, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए क्या लगते हैं, गांधी जी वाले नोट लगते हैं। तो जब 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 तक मुझे फाइनेंस मैनेजर, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट मुझे पैसा नहीं देगा, रोकड़ा नहीं देगा, तो मैं
सामान कैसे मंगवाऊंगा, तो भाई आपस में कोऑर्डिनेट भी तो करना पड़ेगा। सोचो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने पैसा लिया, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना करके सेल्स डिपार्टमेंट को देगा, सेल्स डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को देगा, तो ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी तो करना पड़ेगा ना। ये झगड़ा करके बैठ जाएंगे, और फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपस में बनती ही नहीं है दोनों की, तो भाई ऐसे तो फिर एक दूसरे की बनेगी नहीं, तो एक दूसरे का काम ही नहीं हो पाएगा, उसको पैसा ही नहीं मिलेगा, तो प्रोडक्शन क्या खाक कर पाएगा क्या। इसीलिए कोऑर्डिनेट करना भी जरूरी है। तो मैं आपको पता क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। वो सिंपल चीज पता क्या है, कि अगर आपको ठीक से मैनेजमेंट करना है, तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेगा, और अब उस डिसीजन को मेन इंप्लीमेंट कराने का जो सरदर्द है वो किसके पास है, मिडिल मैनेजमेंट के पास। मतलब मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगा, वो सबसे पहले ये समझेगा कि ये चाहता क्या है मालिक हमसे, फिर समझने के बाद वो क्या करेगा, लोगों को हायर करेगा कि हमारे इस पर्टिकुलर कोई चीज को इंप्लीमेंट करने के लोग होने चाहिए, फिर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा, असाइन करेगा अपनी ड्यूटीज कि भाई तू ये काम संभाल ले, तू ये काम संभाल ले, मोटिवेट करेगा कि अरे अपने को अच्छे से काम करना है, आगे बढ़ो जीवन में। इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑपरेट भी करेगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी क्या करेगा, निभाएगा। बहुत बढ़िया। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, लास्ट में आता है क्या, फाइनली, फाइनली सुपरवाइजरी ऑपरेशनल को हम क्या बोलते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आप बोलोगे लोअर लेवल मैनेजमेंट क्यों बोला, लोअर लेवल को सबको इज्जत दो ना यार। तो लोअर लेवल बोलेंगे ना तो वो लोग नाराज हो जाएंगे, क्यों हमको लोअर लेवल समझते हो क्या। एक तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा काम हम ही करा रहे हैं और हमको ही लोअर लेवल बोल रहे हो। तो इसीलिए हमने बोला अरे मजदूर जी गुस्सा मत हो, हम आपको सुपरवाइजरी ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोल देते हैं। ऐसा होता है ना कि आप हिंदी में अगर कोई बात बोलो तो बुरी बहुत लगती है, लेकिन वो इंग्लिश में बोलो तो बढ़िया लगती है, क्या इंग्लिश में कुछ बोला। तो ये वही बोल रहा है कि लोअर लेवल को हमने क्या बोला, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये क्या करेंगे, फोरमैन एंड सुपरवाइज कंप्राइज द लोअर लेवल इन द हियरार्की। आई गया लोअर लेवल, हेडिंग में तो नहीं बोला लेकिन आगे तो बोल ही दिया तुमने लोअर लेवल। लोअर लेवल सबसे नीचे आता है। सुपरवाइजरी डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्क फोर्स, मतलब कि ये पता है किसकी बात कर रहा है, बताता हूँ। सुपरवाइजर होता है ना, सुपरवाइजर मतलब, सुपरवाइजर जो है उसका मेन काम पता क्या होता है, सिंपल। सुपरवाइजर का मेन काम होता है कि फैक्ट्री में काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने कभी मूवीज में देखा होगा, एक कुर्सी लगा के एक व्यक्ति बैठा है रजिस्टर लेकर के, और रजिस्टर लेकर के, हाँ 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 मोहन लाल, ठीक है, हाँ ठीक है, ये रामलाल, ऐसे करके वो देखता है ना, आज तुम आए थे, लो तुम्हारी मजदूरी, ऐसे करके लेके जाता है ना। पुष्पा में था, हाँ जो, तो वो क्या है, सुपरवाइजर है, कि वो देख रहा है फैक्ट्री में ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, कोई फालतू में बातें कर रहे हैं तो उनको डांट दो कि भाई काम करो, मशीन खाली चल रही है। तो इसको आप बोल रहे हो सुपरवाइजर। तो लोअर लेवल को हम क्या बोलते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, जो फैक्ट्री पे अपने वॉचमैन अंकल होते हैं, जो अपने यहाँ जो आंटियां साफ सफाई काम करने वाली आती हैं, तो ये जो पैकिंग वाले लोग होते हैं, तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर जो वर्कफोर्स के एफर्ट को सुपरवाइज कर रहा है, ओवरसी कर रहा है, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई प्लान ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट वो ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुपरवाइजरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, क्योंकि यही तो फैक्ट्री में देखेगा ना कि एक्चुअल में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टॉप मैनेजमेंट ने एसी में बैठ करके फैसला कर दिया, मिडिल लेवल ने अपने अपने काम बांट दिए कि अच्छा ऐसे ऐसे करो, एंड में वो धूप में तो वही तप रहा है ना, गर्मी में भट्टी में वही जल रहा है कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम्हारा वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, उसके बाद ऊपर रिपोर्ट जाएगी। मतलब तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली एक्चुअल वर्कर से सीधे इंटरेक्ट कर रहा है ना, एक्चुअल वर्कफोर्स से सीधे इंटरेक्ट कर रहा है सुपरवाइजर। तो इसीलिए लोअर लेवल क्या है, मेन इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। क्या 3 लेवल समझ में आए क्या आपको, हाँ। लोअर लेवल मैनेजमेंट की जगह आप इसको सुपरवाइजरी ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी लिख सकते हो, या लोअर लेवल भी लिखोगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लिखेंगे थोड़ा सा फॉर्मल लगता है। तो मतलब टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, अगर अपन रिवाइज करें तो टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले हम बोलेंगे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव है, तो इनका काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा थोड़ा खतरनाक काम है, स्ट्रेसफुल काम है, बहुत ज्यादा सरदर्द वाला है, और बहुत ज्यादा लंबे लंबे घंटे इनको बैठना पड़ता है। हाँ ऐसा रियल लाइफ में क्या ही होगा, ये तो क्या है, मेन तो नीचे वाले काम कर रहे हैं। उसके बाद
मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये लिंक है टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में, और ये लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, ये अथॉरिटीज को डेलीगेट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंट्रोलिंग वगैरह देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन का काम कर रहा है कि मैनेज ये मालिक क्या बोल रहा है, मालिक के बोलने का मतलब क्या है, साथ ही साथ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करेगा, नेसेसरी पर्सनल्स को हायर करेगा कि यार ये मेरा काम कर दें, अदर डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, मतलब काम करवाने का मेन काम किसका है, मिडिल लेवल का। और हमने सुपरवाइजरी जो गुटखा खाते खाते क्या है, एक दूसरे को देखेगा तू ठीक से काम कर, ये सारे काम कौन करेगा, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट करेगा। तो ये अपन ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सीखा। उसके बाद कल अपनी क्लास लगेगी, कुर्ता पजामा पहन के क्लास अटेंड करना। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बाद आगे कोऑर्डिनेशन है, मतलब समझ लो 1-2 दिन का चैप्टर और बचा हुआ है, एक दिन में, हाँ कल कल ही हो जाएगा मेरे ऐसा, 1 घंटा है ना, 1 घंटे में तो आराम से हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, हाँ आराम से हो जाएगा। कल के दिन अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो पढ़ते रहना क्योंकि अपन इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।